Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you biodiversity to BS Chemistry 3rd on the topic measuring of biodiversity. Biodiversity किस तरह से measure की जाती है, ecological services, उसकी ecological services क्या होती हैं और उसके direct और indirect values यानी कि वो directly और indirectly हमारे environment को हमें किस तरह से benefit पहुंचाती है. ओके लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली है क्या और उसके क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है. ठीक है. ओके. द वर्ड बायोडाइवर्सिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू वर्ड्स. नंबर 1 बायोस एंड नंबर 2 डाइवर्सिटाइज, विच मीन्स बायोस का मतलब है लाइफ एंड डाइवर्सिटाइज का मतलब है वैरायटी. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ एंड द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय फर्स्ट टाइम थॉमस लवजॉय. थॉमस लवजॉय ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वर्ड को कॉइन किया था, प्रेजेंट किया था. उसके बाद है द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज नाउ कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1985. 1985 में फर्स्टली बायोडाइवर्सिटी के वर्ड को वॉल्टर जी रोजन ने प्रेजेंट किया था. बायोडाइवर्सिटी का तो हमें पता लग गया लिटरल मीनिंग कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है. बायोडाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग है वैरायटी ऑफ लाइफ. ठीक है. अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर डेफिनेशन. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या है. द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, उनके इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जिनकी वजूहात की बिना पे वो इस दुनिया में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक. उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो कुदरत का एक हिस्सा है. विच इंक्लूड द डिफरेंसेस इन जीन्स, जिसमें क्या होगा, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के अंदर डिफरेंस पाया जाएगा. ऑफ अ स्पीशी, किसी भी स्पीशी के दरमियान में वो डिफरेंसेस हो सकते हैं. द वैरायटी एंड रिचनेस ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एट डिफरेंट स्केल्स इन द स्पेस, यानी कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जितने भी डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो स्पेस के अंदर हैं, चाहे वो लोकली हैं, चाहे वो किसी रीजन के अंदर हैं, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर हैं या किसी वर्ल्ड के अंदर हैं, तो वो सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं. और वो कौन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स विद इन अ डेफिनेट एरिया. डिफरेंट इकोसिस्टम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एक डेफिनेट एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड वाइड. दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे. ओके. There are about 14,13,000 आइडेंटिफाइड स्पीशीज. इस दुनिया में आइडेंटिफाइड स्पीशीज जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो टोटल हैं 14,13,000. अ ग्रेट नंबर इज़ अनआइडेंटिफाइड. एक बहुत बड़ी तादाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे इस दुनिया में पाए जाते हैं जो कि जिनका अभी तक पता ही नहीं चला है, जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया. इफ़ इट इज़ डन, अगर हम इन आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये नंबर हमारे पास 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक पहुंच जाएगा. ठीक हो गया. और ये स्पीशीज़ जो आइडेंटिफाई की गई हैं वो हैं कौन कौन सी, अब हम उनको देखते हैं. नंबर 1 है इंसेक्ट. इंसेक्ट की टोटल स्पीशीज़ जो इस दुनिया में पाई जाती हैं वो हैं 7,51,000. उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो 2,48,000 प्लांट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं. अदर एनिमल्स जो दूसरे जानवर हैं वो उनकी तादाद है 2,81,000. उनकी 2,81,000 स्पीशीज इस दुनिया में पाई जाती हैं. फंगस 69,000, प्रोटेस्ट 30,000, algae 26,000, बैक्टीरिया 4,800 एंड वायरसेस ओनली 1,000 टाइप के वायरसेस इस दुनिया में पाए जाते हैं. वायरसेस की 1,000 स्पीशीज इस दुनिया में पाई जाती हैं.
अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का तो हमें पता लग गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटीज़ इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सबकी सब क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अब इस बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं, अब हम उसको देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो टर्म्स का। नंबर 1 है रिचनेस एंड नंबर 2 है इवेननेस। अब रिचनेस क्या होती है, द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो क्या कहलाती हैं, रिचनेस कहलाती हैं। एंड इवेननेस, द एक्सटेंट टू विच स्पीशीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ऐसा एक्सटेंट, एक ऐसा मैयर जिससे हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पीशीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसको हम कहते हैं इवेननेस। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मैयर, बायोडाइवर्सिटी एक मैयर है दैट कंबाइंस बोथ रिचनेस एंड इवेननेस अक्रॉस स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा मैयर है जो कि स्पीशीज की रिचनेस और उनकी इवेननेस दोनों को कंबाइन कर देता है। इट इज ऑफन मैयर बिकॉज हाई बायोडाइवर्सिटी इज परसीव एज सिनोनिमस विद इकोसिस्टम हेल्थ। और ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि हमारी इस दुनिया में एक लार्ज नंबर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होता है और वो इफ़ेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को, हमारी हेल्थ को। ठीक है। उसके बाद इन जनरल डाइवर्स कम्युनिटीज़ आर बिलीव टू हैव इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं, ये इंक्रीज़ करती हैं। एक तो हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दी है, दूसरा प्रोडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्वीजन और अदर डिस्टर्बेंसेस। और जो दूसरे डिस्टर्बेंसेस हैं उनको भी ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है। हमारी बीमारियों के खिलाफ हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको क्रिएट करती है। नंबर 1 है अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया के अंदर जो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है। The diversity comes closest to the popular concept of species richness and can be used to compare the number of species in the ecosystem type। किसी एक इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीशीज की रिचनेस प्रेजेंट होती है, हम जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं और जो एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए हम उनकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मैयर करते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी के ज़रिए से। रिचनेस एंड इवननेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन आ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट के अंदर जो इंडिविजुअल्स की, जो स्पीशीज़ की रिचनेस होती है, इवननेस होती है, उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसको मैयर कैसे करते हैं, दिस कैन बी मैयर बाय काउंटिंग नंबर ऑफ टैक्सास। हम जो उनके टैक्सास हैं, उन स्पीशीज़ के जो टैक्सास हैं उनको हम, उनके नंबर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके ज़रिए से हम उनको मैयर कर लेते हैं विद इन द इकोसिस्टम, जो किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास 3 साइट्स हैं, साइट ए, साइट बी, साइट सी। लेट्स सपोज हम इसको क्या देते हैं, इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी एंड इकोसिस्टम सी। ठीक है। अब ये हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं जिनके अंदर 3 डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब हमने अल्फा डाइवर्सिटी कैलकुलेट करनी है। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, ये एक इकोसिस्टम है साइट ए, ये एक इकोसिस्टम है साइट बी और ये एक इकोसिस्टम है साइट सी। ठीक है। अब अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, एक इकोसिस्टम के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती हैं। लाइक साइट ए या इकोसिस्टम ए के अंदर हमारे पास टोटल स्पीशीज प्रेजेंट हैं 7, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी है 7। ठीक है। और साइट बी में या इकोसिस्टम बी में हमारे पास टोटल स्पीशीज हैं 5, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी होगी 5। अब साइट सी को हम देखते हैं, साइट सी के अंदर जो टोटल स्पीशीज हैं वो है 7, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी भी क्या होगी, इसकी अल्फा डाइवर्सिटी होगी 7। साइट ए की अल्फा डाइवर्सिटी होगी 7, साइट बी की अल्फा डाइवर्सिटी होगी 5 एंड साइट सी की अल्फा डाइवर्सिटी होगी 7। अब हम देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है। बीटा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वर्क्स बाय कंपेयरिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम।
यानी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम्स हैं और उनके अंदर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जो डाइवर्सिटी, जो एक मेजर ऑब्टेन करेंगे, उसे कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। इन सिंपल वर्ड इट इज़ अ स्पीशी डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स के दरमियान में जो स्पीशी की वैरायटी पाई जाती है वो क्या होती है? बीटा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन यूनिक टू ईच इकोसिस्टम, जो एक इकोसिस्टम के दरमियान में यूनिक होते हैं। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 इकोसिस्टम्स को हम कंपेयर करते हैं, उनमें जो यूनिक स्पीशीज होती हैं वो उसकी बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इन द गिवन एग्जांपल, हम गिवन एग्जांपल में देखते हैं, अभी जो हमने पीछे डिस्कस की थी उसी एग्जांपल में हम अब देखते हैं कि बीटा डाइवर्सिटी को किस तरह से कैलकुलेट करना है। बीटा डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के इकोसिस्टम्स हैं। ये है साइट ए, साइट बी और साइट सी, 3 इकोसिस्टम्स हैं। लेट्स सपोज हमने कंपैरिजन जो है या बीटा डाइवर्सिटी हमने कैलकुलेट करनी है साइट ए और साइट बी के दरमियान में। अब साइट ए और साइट बी के दरमियान में इस वाले रीजन को अगर आप देखें तो साइट ए और साइट बी के दरमियान में जितने भी यूनिक स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी बीटा डाइवर्सिटी होंगी। तो कितनी यूनिक स्पीशीज़ हैं हमारे पास? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 स्पीशीज़ यहाँ से, और उसके बाद 6, 7 एंड 8, और 8 स्पीशीज जो हैं वो ऐसी हैं जो कि साइट ए और साइट बी के दरमियान में यूनिक हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइट ए और साइट बी की, यानी कि 2 इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी की, ये क्या हैं? बीटा डाइवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको बताया गया है ए वर्सेस बी इज इक्वल टू 8 स्पीशीज। इसी तरह से हम बी और सी की हम बीटा डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी होगी? वो होगी टोटल 4 स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद हम ए और सी की बीटा डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो होंगी टोटल 10 स्पीशीज, यानी कि 10 ऐसी स्पीशीज जो कि दोनों के दरमियान में यूनिक होंगी, दोनों के दरमियान में अनकॉमन होंगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं गैमा डाइवर्सिटी। गैमा डाइवर्सिटी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैमा डाइवर्सिटी है क्या। गैमा डाइवर्सिटी, दिस अप्लाइज टू लार्ज जियोग्राफिकल स्केल। एक लार्ज जियोग्राफिकल स्केल पे गैमा डाइवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। इट इज़ अ रेट एट विच एडिशनल स्पीशीज़, ये एक ऐसा रेट है जिसमें एडिशनल स्पीशीज़ को इनकाउंटर्ड किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है एज जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट, उनकी जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट के जरिए। ठीक है, विद इन अ हैबिटेट, किसी भी एक हैबिटेट के अंदर, इन डिफरेंट लोकेलिटीज़ के वो डिफरेंट जगहों पे किस तरह से प्रेजेंट हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि गैमा डाइवर्सिटी इज आवर ऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन अ रीजन। एक डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो किसी खास एरिया के अंदर प्रेजेंट है, किसी खास रीजन के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? गैमा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल हमने ली है, वही एग्जाम्पल जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में हमने उसको डिस्कस किया है, जिससे हमने अल्फा डाइवर्सिटी भी कैलकुलेट किया, बीटा डाइवर्सिटी भी कैलकुलेट किया। अब हम उसी से ही कैलकुलेट करेंगे गैमा डाइवर्सिटी को। ओके, अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, और इसके अंदर टोटल 3 हैबिटेट्स हैं। ये ए है साइट ए, ये सेकंड हैबिटेट है, और ये है इसका थर्ड हैबिटेट। और तीनों के अंदर जितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे गैमा डाइवर्सिटी। तीनों के अंदर कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, अब हम उनको देखते हैं कि गैमा डाइवर्सिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगर तीनों स्पीशीज को, ये साइट ए है, साइट बी, साइट सी, ठीक है, और इस रीजन को देखें, यहाँ पे सारी स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल स्पीशीज कितनी हैं जो इन तीनों हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट है। ये ग्रीन वाली एक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड ये 7, एंड देन 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि टोटल इसमें 12 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। और हैबिटेट कितने हैं? 3 हैबिटेट हैं, साइट ए, साइट बी एंड साइट सी।
और टोटल स्पीशीज़ कितनी प्रेजेंट हैं, 12 प्रेजेंट हैं। अगर आप इनको काउंट करना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हैं कि साइट ए, साइट बी और साइट सी में टोटल कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, और जो रिपीट हो रही हैं उनको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शनल डाइवर्सिटी। फंक्शनल डाइवर्सिटी क्या होती है? फंक्शनल डाइवर्सिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फंक्शनल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की ही एक कंपोनेंट है, बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है दैट डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ स्पीशीज ड्यू टू देयर सर्वाइवल ऑन द लैंड, जो कि इस तरह के केमिकल प्रोसेस को डिस्कस करता है जो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए उनकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं और वो इस रुए ज़मीन पे हो रहे होते हैं। दीज प्रोसेसेस इंक्लूड एनर्जी फ्लो। इन प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल होते हैं? एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ मैटर, ठीक है। देर इज़ अ नंबर ऑफ फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय नेचर फॉर द डाइवर्सिटी। एक लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे, एक लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे इस ज़मीन पे हो रहे होते हैं। अब वो किस लिए हो रहे होते हैं? वो स्पीशीज़ के लिए, उनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए हो रहे होते हैं। ईच फंक्शन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर फंक्शन की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। एंड द डिक्लाइन ऑफ एनी ऑफ दीज फंक्शंस, अगर इनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे हम स्किप कर दें तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी और उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी स्पीशी पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इट में लीड टू इम्बैलेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज इकोसिस्टम। उसकी वजह से अगर हम इसमें से कोई भी एक फंक्शन को हम स्किप कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे और अल्टीमेटली हमारा इकोसिस्टम भी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर सेकंड है सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी। सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स। लिविंग फॉर्म्स की जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन, उनकी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी बोथ इन द पास्ट में कितनी प्रेजेंट थी और प्रेजेंट में कितनी प्रेजेंट हैं, एंड द रिलेशनशिप्स अमंग द लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। और इस टाइम के दौरान में, पास्ट में, प्रेजेंट में, उनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप रहा है उसको हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर विजुअलाइज्ड एज एवोल्यूशनरी ट्रीज। रिलेशनशिप हमें जो नज़र आते हैं वो कैसे होते हैं? एवोल्यूशनरी ट्रीज़ की फॉर्म में होते हैं। और सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल। ये एक बेसिक रोल प्ले करती है, एक प्रिंसिपल रोल प्ले करती है इन बायोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग द मीन्स फॉर करेक्टराइजिंग द ऑर्गेनिज्म दैट वी स्टडी। और उन ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है जिन्हें हमने स्टडी करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी की कौन कौन सी खिदमात हैं जो कि वो एक इकोसिस्टम को, एक इकोलॉजी को प्रोवाइड करती हैं, किसी भी इकोसिस्टम को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद ड्रिंकिंग वाटर। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें पीने का पानी प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हमें खुराक प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड हेल्प्स आवर प्लैनेट विद स्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स। और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे प्लैनेट को, हमारी अर्थ को एक ऐसा स्टैंड प्रोवाइड करती है, एक ऐसी हेल्प प्रोवाइड करती है जिसके खिलाफ वो रजिस्ट करता है नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ, यानी कि कुदरती आफात से वो लड़ सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन मेनली कौन प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं? वो भी बायोडाइवर्सिटी होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फंजी को देखें तो फंजी और बैक्टीरिया वो डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट की या डेड बॉडीज़ की। इसी तरह से अगर हम देखें तो यही प्लांट्स हमें नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन जितनी भी सर्विसेज हैं इनको डिस्कस करते जाते हैं और एक बार हम इनको गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 है फूड, ठीक है। मच ऑफ आवर फूड एग्जिस्ट बिटवीन बिकॉज
बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ पॉलिनेटर्स यानी कि प्लांट्स जो हैं वो हमें मोस्टली फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिश प्रोवाइड बिलियन ऑफ पीपल्स विद इसेंशियल एनिमल प्रोटीन्स। अब जो फिशेस होती हैं वो हमें इसेंशियल एनिमल प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टाइप्स, एक एनिमल्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के अंदर हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है। थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन कल्टिवेटेड। एक लार्ज नंबर जो है, हज़ारों की तादाद में प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, उनको उगाया जाता है फॉर द कंजम्पशन, यानी कि उनको इस्तेमाल करने के लिए थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। जितनी भी अगर ह्यूमन हिस्ट्री को हम उठा के देख लें तो प्लांट को वहाँ पे कंजम्पशन के तौर पे यूज़ किया जाता रहा है। लाइक हम अनाज, दालें, गंदम, चावल सब किससे हासिल करते हैं? स्टार्ट से ही हम ये सारी चीज़ें प्लांट से ही हासिल करते हैं। मीट फ्रॉम नेटिव वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट्स टू फूड एंड लाइवलीहुड्स इन मैनी कंट्रीज। अब यही जो गोश्त है ये डिफरेंट कंट्रीज में बहुत से लोगों की खुराक का जरिया है। उसके बाद है मेडिसिन्स आर डिराइव्ड और मॉडल्ड अपॉन कंपाउंड्स प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल वर्ल्ड। जितनी भी नेचुरल वर्ल्ड इस दुनिया में पाई जाती है उनसे हम मेडिसिन्स बनाते हैं, उनके हम कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और उन कंपाउंड्स को हम मेडिसिन्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। एस्पिरिन वाज ओरिजिनली मेड फ्रॉम विलो ट्री बार्क। विलो ट्री बार्क से हम, विलो ट्री जो है, विलो एक ट्री है और उसकी बार्क से सबसे पहले एस्पिरिन को जनरेट किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। द रोज पेरीविंकल, अ फ्लावर दैट ग्रोज इन मेडागास्कर। ओके, ये एक फ्लावर है जो कि मेडागास्कर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इस एरिया के अंदर कल्टीवेट होता है और इसको हॉजकिन डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस फ्लावर को यूज़ किया जाता है। वाइल अ केमिकल फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ लीचीज डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान में जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है उसको हम डिज़ोल्व करने के लिए, उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए, नॉर्मल ब्लड की फॉर्म में लेके आने के लिए हम लीचीज़ के स्लाइवा को एक केमिकल के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन as well as other antibiotics are provided from microorganisms। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जिसे एक लार्ज ड्यूरेशन से हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते आ रहे हैं और ये कहाँ से डिराइव की जाती है? इसको डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट है नंबर 3 है ड्रिंकिंग वाटर। बायोडाइवर्सिटी सस्टेन द वाटर साइकिल। बायोडाइवर्सिटी जो है ये मेंटेन करती है वाटर के साइकिल को। वाटर मूविंग ओवर और अंडरग्राउंड वाटर जो है, या वाटर अगर कोई बह रहा है नदी के ज़रिए से, नालों के ज़रिए से, दरियाओं के ज़रिए से, उनके दरमियान में ये एक सिस्टम को मेंटेन कर देती है, एक साइकिल को मेंटेन कर देती है। इवेपोरेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको या तो इवेपोरेट कर देगी और फिर से ट्रांसपोर्ट कर देगी एटमॉस्फेयर के अंदर, देन फॉलिंग बैक टू द अर्थ, और फिर वो रेन की शक्ल में या बर्फबारी की शक्ल में ज़मीन पे ही वापस आ जाते हैं। इस सस्टेन बाय बायोडाइवर्सिटी, इसको भी सस्टेन किया जाता है, इसको मेंटेन किया गया है बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से। ट्रांसपोर्टेशन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू वेजिटेशन एंड सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वाटर की एक मूवमेंट है सॉइल के ज़रिए से और पौधों के ज़रिए से। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इट प्रोवाइड 62% ऑफ एनुअल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट। और ये 62% एनुअल रिन्यूएबल वाटर जो है वो हमारे प्लैनेट को प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। उसके बाद है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है, द वाटर दैट सीप्स अंडरग्राउंड, ऐसा वाटर जो कि अंडरग्राउंड सिस्टम में प्रेजेंट होता है, इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैनी पीपल्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है उनके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है।
जैसे थर के एरिया में देख लें या किसी रेगिस्तान में देख लें, तो वो वहाँ पे मोस्टली वाटर को स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, क्लीननेस एंड प्योरीफाई वाटर। बायोडाइवर्सिटी जो है ये वाटर को प्योरीफाई करती है और उसको क्लीन कर देती है। वेटलैंड प्लांट्स फॉर इंस्टेंस हेल्प रिमूव हैवी मेटल्स एंड एक्सेस लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो वेटलैंड प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हैवी मेटल्स को और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती या जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको वाटर के अंदर से रिमूव कर देती है और उस पानी को पीने के काबिल बना देती है। वेजिटेशन कैन इफेक्ट लोकल रेनफॉल पैटर्न्स। अब यही वेजिटेशन, यही जो ग्रीनरी है, यही प्लांट्स जो रेनफॉल होती है उसको भी इफेक्ट करती है। लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ प्लांट्स चेंजेस दिस पैटर्न। अगर हम इन दरख्तों को काट देते हैं तो दरख्तों के काटने से बारिशें भी कम आती हैं। ठीक हो गया। तो जब रेनफॉल है वो इफेक्ट होगी इन वेजिटेशन से। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। आपको पता है जो प्लांट्स है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं उनको प्लांट जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को ये अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है। कहाँ से? मेनली उनको प्लांट्स प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर देते हैं। सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीन चीज़ों को ये यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, टू क्रिएट एनर्जी एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ये उससे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एनर्जी और ऑक्सीजन। एनर्जी को वो अपने लिए यूटिलाइज कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो भेज देते हैं। इन टर्म प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल कर देते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाइटोप्लैंक्टन लिविंग नियर द ओशियन सरफेस। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है, हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मेनली बनती है और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। ठीक है। अब वो कौन से प्लांट्स हैं जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं, मेनली ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे प्लांट्स जो कि ओशियंस की सरफेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि समंदर की सतह पे, जो कि समंदर की सरफेस पे, वो समंदर के अराउंड वो प्रेजेंट होते हैं। वो सब के सब ऑक्सीजन का बिगेस्ट सोर्स होते हैं। ठीक है। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब ग्राउंड लेवल ओजोन। ट्रीज और दूसरे प्लांट जो हैं वो ग्राउंड लेवल ओजोन को कैप्चर कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि नाइट्रस के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए या CFCs, इन सबको वो अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आपको पता है ये जितने भी केमिकल्स हैं, ये जितनी भी गैसेज हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदा होती हैं। और हम अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अल्टीमेटली हमें टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। डीकम्पोजिशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो डेड प्लांट्स या डेड मटेरियल होता है, कोई भी इंसानों का, जानवरों का, पौधों का, कोई भी,
उसको डीकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे? बैक्टीरिया होंगे और फंजी होंगे, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। डीकम्पोजिशन जो है वो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर डेड एनिमल्स और प्लांट मटेरियल रोटिंग, डेड एनिमल्स और प्लांट मटेरियल की रोटिंग हो जाती है, उनकी तोड़ फोड़ हो जाती है और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो किन की मदद से किया जाता है? कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? वो हैं यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1 है बैक्टीरिया, फंजी, वर्म्स, फ्लाइंग इंसेक्ट, बीटल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स आर यूज एज डीकम्पोजर्स। और दूसरी भी लिविंग क्रिएचर्स जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डीकम्पोजर्स के तौर पे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं डीकम्पोजर रिसाइकल कार्बन। डीकम्पोजर्स जो हैं वो रिसाइकल कर देते हैं कार्बन को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, ठीक है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यू प्लांट्स टू ग्रो। जो भी डेड बॉडीज होती हैं उनको डीकम्पोज करके, गला सड़ा के, उनको तोड़ फोड़ करके उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और वो सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। और इसके बाद जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। विदाउट देयर वर्क, अगर ये डीकम्पोजर्स यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ना होते, इट वुड इम्पॉसिबल दैट द अर्थ वुड बी अनएबल टू सपोर्ट लाइफ। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती, बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो जाता, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती इस दुनिया पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके। क्योंकि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब वो मर जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनकी डीकम्पोजिशन नेसेसरी हो जाती है। और अगर उनकी डीकम्पोजिशन नहीं होगी तो उनका जितना भी वेस्ट होगा, डेड वेस्ट होगा, वो इस दुनिया में ही इकट्ठा होता रहेगा और वो डिफरेंट डिजीजेस काज करेगा, डिफरेंट बीमारियां फैला देगा, जिसकी वजह से हमारी सर्वाइवल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है हीलिंग एंड रिकवरी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर से, कुदरती आफात से बचना और उनसे रिकवरी हासिल करना। अब ये भी कहाँ से होती है? ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशी इन एन इकोसिस्टम प्रोवाइड्स एन इकोसिस्टम विद ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट आउटब्रेक, ठीक है। एक लार्ज वैरायटी जो है वो स्पीशीज की ऐसी पाई जाती है इस दुनिया के ऊपर जो कि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं उनको पेस्ट आउटब्रेक से बचाती है और उनको डिजीजेस से बचाती है, ठीक है। प्लांट्स हेल्प प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम एरोजन। अब जो प्लांट्स हैं ये सॉइल एरोजन यानी ज़मीनी कटाव से महफूज रखते हैं। ज़मीनी कटाव क्या होता है? ज़मीनी कटाव ये होता है कि जो एक जगह की मिट्टी है वो उड़ उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, इसे हम कहते हैं ज़मीनी कटाव। अगर प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे तो प्लांट्स की जड़ें ज़मीन की मिट्टी को अपने अंदर गाड़े रखती है, एक जगह पे उसको फिक्स रखती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो है, वो मिनरल जो है, वो न्यूट्रिएंट जो है वो उस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, ठीक है। बैक्टीरिया, इंसेक्ट, प्लांट एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स रिलीज न्यूट्रिएंट एंड हेल्प कीप सॉइल फर्टाइल। बैक्टीरिया, इंसेक्ट, प्लांट और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करते हैं ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी जो जरखेज़ी है वो भी वहीं पे फिक्स रहेगी। और जो प्लांट्स हैं जहाँ पे वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम में वो कल्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा? उनके भी जो सर्वाइवल होगी वो इजी हो जाएगी। एन इकोसिस्टम विद द रिच बायोडाइवर्सिटी इज मोर रिजिलियंट। इकोसिस्टम जो है वो जिस इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा रिजिलियंट होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड एबल टू विथस्टैंड द एक्सटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीशी। और वहाँ पे जो इंडिविजुअल स्पीशी की एक्सटेंशन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। है वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ हम कहते हैं कि बेनिफिट्स को
बेनिफिट्स कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के दो तरह के बेनिफिट्स हैं, ये हमें दो तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, या तो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू ऑफ नेचर प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली सच एज फायरवुड्स, फूड एंड मीट, ठीक है। अब जो डायरेक्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट वैल्यू होती है और एक इनडायरेक्ट वैल्यू होती है। डायरेक्ट वैल्यू वो होती है जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली उससे बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं, उससे डायरेक्टली फायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वैल्यू कौन सी होती है? इनडायरेक्ट वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिससे लिविंग थिंग्स जो हैं वो उसको डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उससे फायदा हासिल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उससे बेनिफिट गेन कर रहे हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट वैल्यूज या इनडायरेक्ट सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज किसकी हैं? ये सर्विसेज हैं बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं। तो डायरेक्ट वैल्यूज को अब अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी हैं? कंजम्पटिव यूज वैल्यूज, प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज, कंजम्पटिव यूज वैल्यूज एंड प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज। और इनडायरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी होती है? सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज, इन्वायरमेंट सर्विसेज वैल्यूज। यानी कि हमें ये वैल्यूज, ये बेनिफिट्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज कौन सी होती है और इनडायरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी होती है। डायरेक्ट वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज कौन सी होती हैं? डायरेक्ट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं द इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज ऑफ द गुड्स और बेनिफिट्स डायरेक्ट फ्रॉम द डिराइव फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इकोसिस्टम दैट आर यूज्ड डायरेक्टली बाय एन इकोनॉमिक एजेंट। यानी कि इकोनॉमिक एजेंट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सिस्टम का कोई भी पार्ट जो कि डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है एक इकोसिस्टम को, एक बायोडाइवर्सिटी से फायदे हासिल कर रहा है डायरेक्टली, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वैल्यूज, ठीक है। इसे मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सिस्टम का कोई भी पार्ट अगर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है वो किसी दूसरे पार्ट को और उससे वो सर्विसेज हासिल कर रहा है, उससे वो बेनिफिट्स हासिल कर रहा है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? डायरेक्ट वैल्यूज कहलाएंगी। यानी कि किसी भी पार्ट को आप अपने फायदे को हासिल करने के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं। डायरेक्ट वैल्यूज इंक्लूड फूड रिसोर्सेज लाइक गेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स which are obtained from the plants। डायरेक्ट वैल्यूज में फूड्स होती हैं, फूड रिसोर्सेज होते हैं, लाइक ग्रेन्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, ठीक है। एंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट रिसोर्सेज एंड मीट्स, जो हम गोश्त हासिल करते हैं, फिश को हम खाते हैं, उसके अलावा एग्स हैं, एग्स को हम खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी एनिमल रिसोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है और इनको हम डायरेक्टली अपने खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। हम अपने बेनिफिट्स को गेन करने के लिए हम इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो ये क्या होती हैं? डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं। देयर आल्सो इंक्लूड अदर वैल्यूज़, इसमें कुछ दूसरी वैल्यूज़ भी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं? मेडिसन, फ्यूल, टिम्बर, फायर, वूल, वैक्स, रेजिन, रबर, सिल्क, डेकोरेटिव आइटम्स। डेकोरेटिव आइटम्स, मेडिसन, फ्यूल, लकड़ी, फाइबर, वूल, वैक्स, रेजिन, रबर, सिल्क, ठीक है। इन सब को भी हम डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं और ये भी सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी डायरेक्ट वैल्यूज होती है। इट हैज़ फर्दर टू टाइप्स, इसकी फर्दर दो तरह की टाइप्स होती हैं, कंजम्पटिव वैल्यूज, ठीक है, एंड प्रोडक्टिव वैल्यूज। या कंजम्पटिव यूजेस भी कह सकते हैं इनको, हम प्रोडक्टिव यूजेस भी कह सकते हैं। कंजम्पटिव यूजेस और प्रोडक्टिव यूजेस को अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कंजम्पटिव यूज वैल्यूज, कंजम्पटिव यूज वैल्यूज जो हैं वो कौन सी होती हैं? यानी कि ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज जिन्हें हम कंजम्पशन के तौर पे यूज़ करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कंजम्पटिव यूज वैल्यूज होती कौन सी है? कंजम्पटिव यूज वैल्यूज इज द वैल्यू, ये एक ऐसा बेनिफिट है पुट ऑन द प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोडक्ट्स पे पुट किया जाता है, ऑफ नेचर की, विच आर कंज्यूम डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ मार्केट, ठीक है, जिसे मार्केट में पास किए बिना हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने घर में एक प्लांट ग्रो किया हुआ है, लाइक पालक का प्लांट है या फिर आपने मिर्चें ग्रो की हुई हैं, तो वो मार्केट में लेके जाने से पहले आप उसको यूज़ कर लेते हैं। वो जो प्लांट है मिर्चों का, उससे मिर्चें उतार के आप यूज़ कर लेते हैं, और जो प्लांट है
पालक का आप उससे पालक उतार के मार्केट में सेल करने से पहले आप उसको डायरेक्ट घर में यूज कर लेंगे तो वो सारी क्या होंगे, कंजम्पटिव यूज वैल्यूज होंगी, ठीक है। यानी कि उसको मार्केट में सेल किए बगैर पहले ही आप उसको डायरेक्टली यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूज फायरवुड बाय कटिंग डाउन अ ट्री, इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर हम फायरवुड को हम ऑब्टेन कर लेते हैं, और कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, हम लकड़ी को हासिल करेंगे किसी दरख्त को काट के, ठीक है। और उस दरख्त को हम काट तो लेंगे लेकिन मार्केट में उसको सेल करने से पहले ही हम उसको फायर के तौर पे यूज कर लेंगे, ठीक है। और कंज्यूम एन एनिमल आफ्टर हंटिंग इट, या फिर कोई ऐसा जानवर जिसको हम हंट करना चाहते हैं, जिसको हम गोश्त उसका हम यूज़ करना चाहते हैं, उसका मीट हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको मार के उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसको मीट के तौर पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, कंजम्पटिव वैल्यूज होती हैं। दीज गुड्स कंज्यूम लोकली, और ये जो गुड्स होती हैं इनको लोकली जो नेटिव्स पीपल होते हैं, जो वहाँ के रिहायशी लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। एंड डू नॉट फिगर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में काउंट नहीं होती, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम उनको देखते हैं। नंबर 1 है फूड, और फूड में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। Wheat, maize, rice constitute more than 2/3 of the food requirement throughout the world, जो कि 2/3 जो है वो इस वर्ल्ड की फूड जो है वो 2/3 हिस्सा इन फूड्स पे, इन ये जो जितने भी प्लांट्स मैंने आपको काउंट किए हैं, वीट, मेज और राइस, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद है फिश। अब जो फिश होती है उसको भी हम इसी तरह से कंजम्पटिव यूज वैल्यू उसकी भी हम ले सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स हैव बीन इम्प्रूव थ्रू आउट द एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के जरिए हम इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्यूल वुड एंड टिम्बर, फ्यूल वुड और टिम्बर को भी हम कंजप्टिव यूज वैल्यू में ले सकते हैं, इनको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट सेलिंग देम इन द मार्केट। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड दैट इज यूज एज फ्यूल, अब जो हमारे पास जंगलात होते हैं वो लकड़ी को प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। मोर एवर फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, फॉसल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्ट्स हैं और इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं विदाउट सेलिंग देम इन द मार्केट, और ये भी क्या है, हमारी डायरेक्ट वैल्यूज की कंजम्पटिव यूज है, ठीक हो। उसके बाद है नंबर 3 ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ड्रग्स और मेडिसिन्स, ठीक है। द ट्रेडिशनल मेडिकल प्लांट्स और देयर एक्सट्रैक्ट्स आर यूज एज मेडिसिन्स, जो रवायती प्लांट्स हैं उन्हें हम मेडिसिन्स के तौर पे यूज करते हैं। इन एलोपैथी द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज मोर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें हम मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं वो मेनली डिपेंड करती है नेचुरल प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि इन प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो हम हासिल करते हैं उस एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एज अ मेडिसिन हम डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम यूटिलाइज नियरली 6500 नेटिव प्लांट्स फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ केयर, ठीक है। ये जो मेडिसिन सिस्टम है ये यूटिलाइज करता है 6500 नेटिव प्लांट्स यानी कि मकामी पौधों को ह्यूमन और एनिमल दोनों की हेल्थ को क्योर करने के लिए, दोनों को डिजीज़ से बचाने के लिए। अच्छा, अब इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू थी, हमने कहा ये दो तरह की वैल्यू होती है, एक कंजप्टिव यूज वैल्यू और दूसरा प्रोडक्टिव यूज वैल्यू। कंजप्टिव यूज वैल्यू तो ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं और इसको किसी मार्केट में हम सेल नहीं करते, मार्केट में पहुंचाने से पहले हम उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव यूज वैल्यू क्या होती है, अब हम प्रोडक्टिव यूज वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू इज द वैल्यू दैट पुट ऑन द प्रोडक्ट्स, जो कि अपनी प्रोडक्ट को भेज देती है। प्रोडक्ट्स किसकी हैं, वो नेचर की है। विच आर कंज्यूम्ड, जिसको कंज्यूम किया जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू आउट अ मार्केट, जिसको मार्केट में भेजने के बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं,
ठीक हो गया ना। अब जो हमारे पास कंजप्टिव यूज वैल्यू थी वो ऐसी वैल्यू थी जिसको हम मार्केट में भेजने से पहले यूज करते हैं, मार्केट में नहीं भेजते, हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव यूज वैल्यू जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम मार्केट में भेज के फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय फिश फ्रॉम द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट से फिश को परचेज कर लेते हैं देन इट विल हैव प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्टिव यूज वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, मार्केट में नहीं भेजेंगे, तो वो उसकी कंजप्टिव यूज वैल्यू होगी। मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज वैल्यूज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल टेक्सटाइल, लेदर, सिल्क, पेपर, पल्प इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वैल्यूज। अब इनडायरेक्ट वैल्यूज कौन सी होती है, डायरेक्ट वैल्यूज तो वो होती हैं जिनको डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं अपने बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, ठीक है ना। लाइक फूड है, फूड आइटम्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, हम उनसे खुराक हासिल करने के लिए ताकि हमें एनर्जी भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट वैल्यूज कौन सी होती है, इनडायरेक्ट वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हमें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे रही होती, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे से हम उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर दोज वेज, ये ऐसे वेज होते हैं बाय विच वी वांट फिजिकली यूज, जिनके जरिए से हम फिजिकली यूज नहीं करते किसी भी प्लांट को या फिर किसी एनिमल को, बट बाय विच ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट प्रोवाइड सर्विसेज, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है वो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है दैट कीप द इकोसिस्टम हेल्दी, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी रहता है, वो फ्रेश रहता है। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आपके पास अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट जो है डायरेक्टली तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उस प्लांट की ताजगी जो है वो आपके पास, जब वो प्लांट आपके पास मौजूद रहेगा तो उसकी ताजगी जो है आपको एक जहनी सुकून प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। आपको इन्वायरमेंट में एक सुकून महसूस होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वैल्यूज वुड इंक्लूड एथिकल और मोर वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एग्जिस्टेंस वैल्यूज, इकोलॉजिकल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज एंड साइंटिफिक और एजुकेशनल वैल्यूज। अब ये जो है ये वैल्यूज सारी इनडायरेक्ट वैल्यूज है जो कि हमें प्रोवाइड करती है कौन, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, वो कौन कौन सी है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, हमें सोशली भी और कल्चरली भी ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। एथिकल वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं हमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे हमें ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। Okay class, I hope you will gain a lot of information from my lecture. Thank you.